जितनी जल्दी लोग जुड़ेंगे उस हिसाब से सेशन स्टार्ट होगा। जितनी जल्दी हो सके जुड़िए। आज का सेशन जो है पूरी तरीके से यूजीसी नेट को समर्पित है कि किस तरीके से यूजीसी नेट की तैयारी करनी है। यूजीसी नेट के अलावा अगर आपको अपने कैरियर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है या आप समझ नहीं पा रहे हैं तो उस हिसाब से भी आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसका भी रिप्लाई करता रहूं जब तक मैं यूजीसी नेट के चीज़ों को स्टार्ट नहीं करता। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं कैरियर से रिलेटेड। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? ये जो आज का सेशन होगा वो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होगा कि किस तरीके से जो है यूजीसी नेट की तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से जो है जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहिए, और जो अलग अलग कैटेगरी में जो स्कॉलरशिप होते हैं नेट के एग्ज़ाम के थ्रू, अगर आप जेआरएफ से चूक जाते हैं तो उस तरीके से जो है किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है इस सेशन में पता चलेगा आपको। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जिया जैन, आई एम द स्टूडेंट ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर। हाँ, आप भी आगे चलकर जब एमएससी करेंगे तो उसके बाद जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए CSIR नेट दे सकते हैं, तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोग ऐड हैं, वो भी अपना क्वेश्चंस रख सकते हैं। अगर जिया इसके अलावा और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कि यूजीसी नेट के अलावा अगर आपको यूजीसी नेट नहीं करना है, CSIR नेट नहीं करना है और आगे और क्या क्या करना है, तो आप वो चीज़ें पूछ सकते हैं मुझसे। किसी को और कोई क्वेश्चन है? लेकिन बेसिकली ये जो सेशन है वो यूजीसी नेट के ऊपर ही है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको आगे क्या करना है, तो आप उसके भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं अभी। वैष्णवी यादनिक, डीके सर, खुशबू, वीरेंद्र सिंह सर, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है? भाई कौन सा एग्जाम देना है ये बता देना, मैं बताने के लिए हूं। कौन से एग्जाम में? अच्छा, जिया जैन सेट और नेट, ठीक। मेरी आवाज सुनाई सबको दे रही है ना? किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज में? अच्छा, जो मैं क्लियर किया हूं, हाँ भाई उसी का तो सेशन है कि जो मैं क्लियर किया हूं, जो पिछले 3 बार से क्लियर करता आ रहा हूं, उसके बारे में तो जरूर बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उसको भी बता सकते हैं। विवेक वैद्य, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कैसी चल रही है पढ़ाई? आप लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है, जितने भी LCS कॉलेज वाले हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये सेशन, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि सर तैयारी कैसे करनी है, हमेशा परेशान रहते हो आप लोग, BA और MA वाले जितने भी हैं मेरे स्टूडेंट। यस मैम, बोरकर मैम।
हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लियर नेट सेट सर? ओके ओके, स्टडी मटेरियल फॉर सेकेंड पेपर हिस्ट्री। हाँ जिया, होता है, सेट और नेट दोनों होता है। अगर आप आगे एमएससी करते हैं तो आपको जो है सेट और नेट दोनों की चीजें होनी चाहिए। अगर आपको आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपका नेट जो है सेंट्रल लेवल पर होता है और सेट जो है आपका स्टेट करवाता है। बिल्कुल वैष्णवी, सेकेंड पेपर के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से स्टडी मटेरियल हम जो है तैयारी करें, स्टडी मटेरियल हमको कहाँ कहाँ से मिलेगी, कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से किस तरीके से क्लियर करना चाहिए एग्जाम को। तो स्टार्ट करें सेशन। 8 से 10 लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे लोग ऐड होंगे क्योंकि टाइम हो चुका है 7:15। सर क्लास जाता हूं तो ध्यान अन्य चीजों में जाता है, इसको अवॉइड कैसे करूं? ठीक है ओम, इस बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल ओम, इस बारे में बात करेंगे। मैम बोरकर मैम, आप बोल रहे हैं सर विच इज मोर पीरियड, नेट और सेट? मैम आपके लिए जो है दोनों इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि आपका अगर नेट क्लियर है तो आप अन्य स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर दे सकते हैं, और अगर सेट क्लियर है आपके किसी भी स्टेट का तो आप उस स्टेट का ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी हो सकता है कि एमपी में, यूपी में और छत्तीसगढ़ में वहां पर सेट निकले, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले वक्त पे जो है वहां असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो। हाँ सर, बात करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे बिल्कुल भाई, इस बारे में जरूर बात करेंगे कि किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और तैयारी करना है अपनी, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी चीज चलते रहते हैं, घर हो गई, फैमिली हो गई। तो स्टार्ट करें सेशन। बोरकर मैम, ओम, विवेक। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। पद्मनी पटेल, हेलो सर। हेलो। मेरा जो मास्टर्स है वो 2020 में कंप्लीट हुआ है और मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैंने आर्ट्स में जो है यूजीसी नेट क्लियर किया हुआ है, 3 टाइम्स नेट, 1 टाइम जेआरएफ, 1 टाइम एमएएनएफ। तो उस हिसाब से जो है आप समझ सकते हैं कि अगर मैं साइंस बैकग्राउंड का होकर अपने पहले ही अटेम्प्ट में अगर मैं नेट का एग्जाम क्लियर करता हूँ तो आप लोग भी जो है क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कार्तिक सर, आप बोल रहे हैं कि सर बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू थैंक यू। ये हमारे कार्तिक सर हैं जो रेवती नवागांव बालोद से बिलोंग करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन। ये जो सेशन है पूरी तरीके से यूजीसी नेट को समर्पित है। जितने भी लोग अभी नए ऐड हो रहे हैं उनको मैं बता दूं कि किस तरीके से हम आज उस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम जो है यूजीसी नेट के एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो यूजीसी नेट का एग्जाम है आज के डेट में और ज्यादा जो है उसको कठिन बनाया जा रहा है। रीजन ये है कि देने वाले बच्चे लगभग 12 लाख हो गए। 12 से 13 लाख जो है बच्चे अपीयर होते हैं, और साथ ही साथ जो है उसमें से गिनती के लोग ही जो है इस एग्जाम में सफल हो पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोग जो है अपनी तैयारी को पूरी डेडिकेशन के साथ नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे कि यूजीसी नेट एग्जाम का जो पैटर्न रहा है उस पैटर्न पे अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि यूजीसी आपके जितने भी नॉलेज है उसके साथ तो खेलता ही है, साथ ही साथ वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर भी खेलता है कि किस तरीके से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जब आप एग्जाम में बैठे हो
तब उसको क्लियर करने के लिए आपके पास कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आप उतना टाइम किस प्रकार से तर्क लगा सकते हैं, किस प्रकार से अपना दिमाग चला सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज बहुत सारा है, लेकिन इस पूरे नॉलेज में एक बात आ जाती है कि पूरा नॉलेज होने के बावजूद उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एग्जाम क्लियर ना होने का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम इतना पढ़ लेते हैं कि उस चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते एग्जाम हॉल में। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि या तो ऐसे लोग जो है अगर एग्जाम में जाकर उसको पूरी तरीके से अपने ज्ञान को या अपने नॉलेज को जो है जब बैठते हैं कंप्यूटर के सामने, तो अगर उसको पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाते, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने प्रैक्टिस सेशन नहीं किया है या प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं। तो आपको किसी भी एग्जाम के लिए हो, आपको प्रैक्टिस सेशन जो है वो अनिवार्य होता है कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस सेशन करें। जैसे मैं आपको बता रहा था कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है उसमें अभी पिछले 2-3 साल से, जब से कोविड आया है, 2 एग्जाम को एक साथ मर्ज करके लिया जा रहा है और ये हर साल जो है हमेशा जो है हार्ड होते जा रहे हैं। जैसे आप किसी यूजीसी नेट वाले बच्चे को पूछोगे तो आपको ये पता चलेगा कि पिछले साल का जो एग्जाम था वो इससे इजियर था। अभी इस साल का एग्जाम जो है ये बहुत ज्यादा टफ रहा है, क्योंकि पहले पेपर को इतना टफ बना दिया जाता है कि कई बच्चे जो हैं या कई स्टूडेंट जो है पहले पेपर में ही पास नहीं कर पाते। इसका रीजन ये है कि पहले पेपर की बेसिक जानकारी ना होना। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले पेपर से रिलेटेड चीजें, तो हमको एक बात समझ आती है कि पहले पेपर को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। जब हम 10 यूनिट्स की बात करते हैं तो हमको एक बात समझ आती है कि 10 यूनिट मतलब 10 चैप्टर हमको पढ़ना है। अब कुछ लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ें, कौन सा चैप्टर छोड़ें। तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि आप किसी चैप्टर को छोड़िए मत। अगर आपको पूरी तैयारी करनी है यूजीसी नेट की और आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप पूरी तरीके से जो है उसकी तैयारी करिए, 10 के 10 यूनिट की तैयारी करिए। हो सकता है कि किसी यूनिट में आप कमजोर हो और वहां से आने वाले 5 क्वेश्चंस में से आप सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन आप अगर तैयारी करके नहीं जा रहे हैं तो आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। हमको इस तरीके से तैयारी नहीं करनी है। जैसे हम देखते हैं कि पहले पेपर का जो पहला चैप्टर होता है वो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। हम देखते हैं कि टीचर्स, जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टीचर हमारे साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से टीचर हमसे बात करते हैं, किस तरीके से टीचर, अगर हम हल्ला कर रहे हैं क्लास में या हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो टीचर किस तरीके से हमको मैनेज करते थे, उसी के ऊपर जो है पहला यूनिट है जिसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब टीचर का जो है किस तरीके से हमसे व्यवहार होता है और इसके बदले हम टीचर से किस तरीके का व्यवहार करते हैं, ये आपका यूजीसी नेट के पहले चैप्टर में होता है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वहां पर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको डायरेक्टली नॉर्मली चीजें बता रहा हूं कि हाँ ये ऐसा होता है, रिलेशन ऐसा होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन ऐसा होता है, टीचर किस तरीके से व्यवहार करता है, लेकिन यहां पर यूजीसी नेट घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो आपके स्टूडेंट से भी रिलेटेड होगा और टीचर से भी रिलेटेड होगा। वो क्वेश्चन उस तरीके से बनाएगा और बोलेगा कि आपको जो है इसमें से कौन सा सही लग रहा है। जैसे वो 4 ऑप्शन बनाया और 4 ऑप्शन में वो 2 ऑप्शन दे रहा है स्टूडेंट के पक्ष में और 2 ऑप्शन दे रहा है टीचर के पक्ष में। फिर वहां पर वो बोलेगा कि क्लास को समझने के लिए या क्लास को पूरी तरीके से मैनेज करने के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपको उस प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना पड़ेगा, आपको दिमाग उसी टाइम लगाना है। आप वहां पर जो पुराना पढ़े हुए वहां से तो आप थोड़ा बहुत आंसर निकाल पाओगे, लेकिन अगर आपको पूरी तरीके से आंसर चाहिए तो आपको वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग बचपन से लेकर पूरी तरीके से लाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है आप पहला चैप्टर जो है पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। जब भी आप अपना पहला चैप्टर पढ़े, हाँ मैं आपको बुक बताना भूल गया, जैसे आप पहले पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने जहां से तैयारी की मैं उसके बारे में बताता हूँ। मैंने केवीएस मदान सर की बुक से जो है तैयारी करी है और केवीएस मदान सर की जो बुक है वो आपका जो है इंग्लिश मीडियम में भी आता है और हिंदी मीडियम में भी आता है, तो आप पूरी तरीके से जो है वहां से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, साथ ही साथ जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ मैंने जो है जो केवीएस मदान सर की बुक के पीछे साइड दिए हुए क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। इससे क्या हो गया, मुझे एक नॉलेज हो गया कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरीके से चीजों को सॉल्व करना है और किस तरीके से दिमाग हमको लगाना है। जितेंद्र कुमार, ओके सर,
भाई बिल्कुल यार, तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये सेशन। एमए वाले बच्चे हो मेरे, और जितने जल्दी तुम लोग जो है मेरे चीज़ों को कवर अप करोगे उस हिसाब से ही तुम लोग जो है अपना एमए कंप्लीट करने के बाद नेट क्लियर कर सकते हो। क्योंकि आप सभी तो रेगुलर के स्टूडेंट हैं, मैं तो प्राइवेट किया हूँ अपना मास्टर्स। तो हम देखते हैं कि पहले पेपर की तैयारी हमको करनी है केवीएस मदान सर की बुक से, और वहां से हमको करने के साथ साथ हमको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने हैं, साथ ही साथ हमको एमसीक्यू भी लगाना है कि किस तरीके से चीजें हमको पूछी जा सकती है एग्जाम में। प्रवेता आते जाओ, ऐड होते जाओ। जितेन कहाँ है बाकी क्लास वाले तुम्हारे? वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू। अरे बिल्कुल सर, मैं भी एक्साइटेड हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। तो ये चीजें जो थी वो थी आपके पहले पेपर के लिए, वो भी पहले चैप्टर के लिए। दूसरा आता है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना। रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च नाम से समझ आ रहा है कि आपको अनुसंधान करना है। हाँ, एक चीज और, अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो आपके लिए मैं प्रीफर करूंगा कि आप जो है 2 से 3 यूनिट को इंग्लिश में ही पढ़िए, जिसमें सबसे पहले आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा आता है रिसर्च एप्टीट्यूड, और तीसरा आता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये तीनों यूनिट्स ऐसे हैं जहां पर अगर आप हिंदी पढ़ेंगे, शुद्ध हिंदी, तो आपको यूजीसी नेट के क्वेश्चंस भी समझ नहीं आएंगे। रीजन ये है कि यूजीसी नेट जो है बहुत क्लिष्ट हिंदी का उपयोग करता है, और क्लिष्ट हिंदी का मतलब ये है कि वो उस प्रकार से हिंदी मतलब ट्रांसलेट करते हैं जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो इससे अच्छा यही है कि इंग्लिश में कर लो। इंग्लिश में करेंगे तो चीजें और अच्छे से होगी तैयारी आपकी। दूसरा आता है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीजें ऐसी है कि आप जब आगे जाएंगे, नेट का एग्जाम क्लियर करेंगे, तो आप रिसर्च में किस तरीके से चीजें करेंगे या कौन कौन सी चीजें अप्लाई करेंगे, उसी के बारे में रिसर्च एप्टीट्यूड है। जैसे आपने सोचा होगा, ये सोचा भी होगा कि हमको आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या पीएचडी करना है, तो आपके दिमाग में चीज रहती होगी पीएचडी में करते क्या क्या है, किस तरीके से हम जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या किस तरीके से हम थीसिस लिखेंगे, पीएचडी होता क्या। कुछ लोगों के मन में रहेगा कि पीएचडी होता क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको दिखाई देंगे कि किस तरीके से रिसर्च करना है, किस तरीके से किसी टॉपिक को देखना है, किसी तरीके से जो है आपको किस तरीके से जो है किसी चीज की खोज करनी है। और यहां से क्वेश्चन जब आपको पूछा जाएगा तो ये घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कुछ मेरे साथ करने वाले हैं पीएचडी, तो वो पीएचडी जब करते हैं तब उनका ऐसा रहता है कि कहीं से छाप लेते हैं, कहीं से कुछ और कर लेते हैं। तो इस तरीके से पीएचडी नहीं की जाती। और यही क्वेश्चन जो है हर बार यूजीसी नेट पूछता ही है आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से, कि आप जब पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से पैरामीटर यूज करना है। क्या आप कहीं से नकल कर सकते हैं? अगर आप नकल कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको चीजें वहां पर मेंटेन करनी होगी। किस तरीके से अगर आप राइटर का छाप रहे हैं कि इस राइटर की बुक से मैंने ये लिया है, इस राइटर की बुक से मैंने ये जो है चीजें उठाई है अपने थीसिस लिखने में, तो ये सारा चीज घुमा फिरा के आपको रिसर्च से बारे में पूछा जाएगा। और ध्यान रखना कि रिसर्च जो है वो पूरी तरीके से आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर है। ध्यान रखना, मैंने प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर बोला है। सबसे पहला आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा आता है रिसर्च। अगर कोई आदमी जो है अगर रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता होगा, या किसी को करते हुए देखा होगा या सुना ही होगा टीवी में, तो उनको पता होगा कि हमको किसी की कॉपी नहीं करनी है। दूसरा ये कि किस तरीके से स्टेप हमको चाहिए एक रिसर्च करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि यार हमको एक टॉपिक चाहिए, टॉपिक के बाद हम देखेंगे कि उसमें समस्याएं क्या क्या है, किस तरीके से हम जो है सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में पूछी जाएंगी। और मैंने आपको बता ही दिया कि चाहे कोई भी टॉपिक हो, आप केवीएस मदान सर की बुक से तो पढ़े ही, साथ आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका। तीसरा हम देखते हैं कि बहुत सारे, अब ये 2 यूनिट हो गया। अब यूनिट्स को तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, फिर तीसरा यूनिट आएगा आपका जो है बोध से रिलेटेड। आपका एक पैराग्राफ दिया रहेगा और पैराग्राफ से रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहेंगे। ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, जब हम 10th 12th में थे, ग्रेजुएशन में थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, या किसी एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको पता होगा पैसेज। तो पैसेज ही जो है आपका तीसरा यूनिट है।
जहां से आप जो है इजिली जो है उन पांचों क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चौथा यूनिट आता है कम्युनिकेशन। जैसे आप अपने टीचर से बात करते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं, वो आपका कम्युनिकेशन है। आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि आप अगर अपने टीचर से बात करेंगे वो आपका लैंग्वेज अलग होगा, टीचर के साथ आप बात करेंगे तो वो बिहेवियर अलग होगा, और वहीं जो है आप अगर अपने स्टूडेंट से बात करेंगे उसका बिहेवियर अलग होगा, और वही जो है आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो वहां पर बिहेवियर अलग हो जाएगा। आप टीचर को बेसाले करके नहीं बोल सकते, लेकिन दोस्तों को बोल सकते हैं। आप अपने पढ़ाने जाने वाले स्टूडेंट को भी बेसाले नहीं बोल सकते, वहां पर आप बेटा, बच्चा या जो है जिस नाम से है उस हिसाब से पुकारोगे उनको। तो ये 3-4 तरीके से जो है हम कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे हम घर वालों के साथ गाली गलौज से बात नहीं कर सकते, तो उनके साथ किस तरीके से बात किया जाता है, वो उस तरीके का कम्युनिकेशन। तो चौथा यूनिट आता है आपका कम्युनिकेशन। फिर आता है एक मैथमेटिक्स, पांचवा यूनिट पूरा मैथमेटिक्स को समर्पित। अब मैथमेटिक्स में कौन कौन सा, मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं जहां से आपका 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। सबसे पहला एबीसीडी वाला क्वेश्चन देखा होगा ना, कुछ लोग जानते नहीं है कि एबीसीडी वाला क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला है आपका अल्फाबेटिकल क्वेश्चन, जहां पर आपको दे दिया जाएगा कि इसका कूट ये है, 1 2 3 4 5 6 का कूट ABCDEFG है, तो 5 6 7 8 9 का कूट क्या होगा, ये एक क्वेश्चन हो गया। तो पहला आता है अल्फाबेटिकल क्वेश्चन। दूसरा आता है नंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस। तीसरा आता है आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। चौथा आता है ब्लड रिलेशन। पांचवा आता है प्रॉफिट एंड लॉस। छठवा आता है आपका जो है डायरेक्शन। इन 6 जो मैं बोला आपको, 6 टॉपिक्स जो मैंने बोला, यहां से कंफर्म है आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। 3 तो फिक्स है। ये 6-7 जो यूनिट्स रहते हैं या 6-7 जो आपके चीजें रहती है या टॉपिक्स रहते हैं, वहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है। एक और यूनिट आता है आईसीटी का। हाँ, अब यहाँ पास आता है आईसीटी का। मैंने आपको 3 यूनिट बताया था जो आपको इंग्लिश में पढ़ना है। सबसे पहले टीचिंग, दूसरा रिसर्च और तीसरा आईसीटी। आईसीटी इसलिए क्योंकि आईसीटी में आता है आपका फुल फॉर्म। जैसे बोलेगा फुल फॉर्म, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, लिख देगा ऊपर सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको वहां पर देखना पड़ेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या है ये भी बोलेगा, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो वहां पर अगर आप हिंदी पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको इंग्लिश ही पढ़ना है वापस, ये बात को ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये आपका 6 यूनिट हो गया। जब हम 7वां यूनिट देखते हैं तो हम देखते हैं कि अरे यहाँ पर तो डीआई आ गया, डेटा इंटरप्रिटेशन। लोगों को समझ नहीं आता है कि ये लहर क्या है, लोगों को ये समझ नहीं आता है अच्छा डब्बा डब्बा क्या बना हुआ है, हम किस तरीके से सॉल्व करें डब्बे डब्बे चीजों को। तो वहां पर हमको ये चीज देखना है कि जो डब्बा डब्बा वाला चीज है, कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता है कि डीआई में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरीके से चीजें हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो वहां पर हमको देखना है कि डीआई का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, डीआई सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में श्योर हो गए या उनको सॉल्व करके जा रहे हैं, आपको मोटा मोटा अनुमान हो जाएगा कि इस बार का क्वेश्चन जो है किस तरीके से आने वाले हैं। और डीआई कुछ जैसे अब 2 फेज में एग्जाम होता है या 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो आप देखेंगे कि कुछ कुछ शिफ्ट में एकदम इजी वे में डीआई पूछा जाएगा, या कभी कभी जो है थोड़ा मॉडरेट किस्म का हो जाता है और किसी में बहुत हार्ड हो जाता है। तो वहां पर आपको तैयारी करनी है हार्ड और क्या बोलते हैं इजी के बीच, जो मॉडरेट बोला जाता है। अगर आप मॉडरेट तरीके से तैयारी कर रहे हैं या मॉडरेट तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो सीधी सी बात है, अगर हार्ड भी आपके में डीआई आया तो आप उन 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। भले आपसे 2 क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन कुछ ना करने से अच्छा ये है कि आप 3 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। अब डीआई के लिए बोल रहे हैं, डीआई अगर आपको समझना है तो मैं यूट्यूब चैनल है एक सर का, डियर सर के नाम से, वहां से आप कर सकते हैं। तो डियर सर के जो यूट्यूब चैनल है वहां से आप डीआई पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप डीआई के जो 5 क्वेश्चंस आते हैं वहां से 3 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आर्ट्स के बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो डीआई क्या मैथमेटिक्स ही सॉल्व नहीं कर पाते। रीजन ये होता है कि बचपन से उन्होंने मैथमेटिक्स पर ध्यान नहीं दिया, ग्रेजुएशन जो उन्होंने आर्ट्स से किया और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी आर्ट्स के सब्जेक्ट से किया, तो वो 10th के बाद से आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं तो वो मैथ्स पढ़ते ही नहीं है। यही रीजन है कि कुछ बच्चों का जो है बहुत ज्यादा कमजोर होता है, वहां पर हमको ध्यान देना है। वहां पर हमको जो है पूरी तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, तो डीआई के लिए मैंने आपको बता दिया, एक डियर सर नाम से है ना यूट्यूब चैनल, वहां से आप डीआई करिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से डीआई करिए ताकि आपको नॉलेज हो जाएगी कि किस तरीके से आपको किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चंस आते हैं आपके एनवायरनमेंट, एजुकेशन से रिलेटेड, या आप बोल सकते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड।
तो एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, आप एक यूनिट एनवायरनमेंट का है आपका, तो एनवायरनमेंट में आप ध्यान रखना कि उसके 2 क्वेश्चन जो है आपके स्टैटिक से पूछे जाएंगे। जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, या उनके जो है निवारण अधिनियम कब बने थे, यहां से क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। लेकिन 3 क्वेश्चन जो है आपके कहां से पूछे जाएंगे, आपके करंट से पूछे जाते हैं। करंट से स्टैटिक को जोड़ दिया जाता है कि करंट और स्टैटिक को किस तरीके से जो है पढ़ाना है या किस तरीके से पढ़ना है। वो पूछ देगा जल प्रदूषण के बारे में, है ना, 4-5 लाइन लिखेगा, 4-5 पॉइंट देगा, 5वां और 4था पॉइंट वो इस तरीके से मिला देगा करंट। आप फिर सोचोगे अरे इसको तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, जल प्रदूषण से रिलेटेड ये होता क्या है। तो फिर वहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपका एजुकेशन और एनवायरनमेंट, ये 2 चैप्टर ऐसा है जहां से आपको करंट के नॉलेज थोड़ी बहुत लेनी पड़ेगी। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि इस साल जो है क्या चीज आया, या इस साल जो है किस तरीके से चीजें हमारे आसपास की चीजें दिखाई दी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जैसे कहीं कहीं अम्ल वर्षा हो जाती है, कहीं कहीं ज्यादा बारिश हो जाती है, कहीं कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं तूफान आ जाता है। तो ये सारा चीजें जो है पूछी जाती है आपके एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस पे। ठीक है। अब एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस की बात हो गई, अब आता है एजुकेशन की बात। जब हम देखते हैं एजुकेशन के बारे में, तो वहां भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है कि वहां से 2 से 3 क्वेश्चन स्टैटिक पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन जो है आपके कहां से पूछे जाएंगे, करंट से। जैसे अभी 2020 से ऐसा हो गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन का मतलब यह है कि हर बार वो 3 क्वेश्चन दे रहा है, 5 क्वेश्चन में से वो 3 क्वेश्चन जो है किसका दे रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। और जब तक ये लागू नहीं होता हर स्टेट में, है ना, मुझे जहां तक अंदाजा है कि ये इससे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे इस बार का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कि इसको उद्देश्य क्या क्या है, मतलब किस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया, उनका उद्देश्य क्या है, इस तरीके से चीजें पूछी गई। ठीक है। और साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके जो है आप गोल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस बार के सेकंड शिफ्ट में जो है, क्योंकि आदमी गोल्स नहीं पढ़ते, तो इस समय के जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था वहां पर गोल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। अब गोल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा इंपॉर्टेंट चीज रहा होगा गोल्स में जो पूछे गए होंगे। तो आप लोगों को मैं यही बोलूंगा कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं 10 यूनिट में से, उसको थोड़ा डिटेलिंग से पढ़िए। डिटेलिंग से रिलेटेड ये होता है कि कहीं से अगर कुछ क्वेश्चन आ रहा है और तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर आपको अपना नेट का क्वेश्चन सॉल्व करना है या नेट का एग्जाम क्लियर करना है तो आपका पहला पेपर स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सेकंड पेपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, अपने मास्टर्स में से मास्टर्स का जो सब्जेक्ट है वहां के इतने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन क्या होता है फिर भी उनका नेट क्लियर नहीं होता है। मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके सेकंड पेपर में 100 में से 70 क्वेश्चन सही है, लेकिन वहीं जो जब पहला पेपर में आता है तो 15 क्वेश्चन सही है, 20 क्वेश्चन सही है। तो इस चक्कर में क्या होता है, उनका नेट क्वालिफाई नहीं हो पाता। हर सब्जेक्ट का क्या होता है, अपना एक अलग क्या बोलते हैं कट ऑफ जाता है, अलग चीजें होती है, अलग चीजें मेंटेन होती है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि क्वेश्चन आदमी सॉल्व करता है। तो ध्यान रखना, अगर आपको नेट का क्वेश्चन या नेट का एग्जाम जो है आपको पास करना है ना, तो आपका पहला पेपर जो है स्ट्रांग होना चाहिए। ज्यादा नहीं, कम से कम 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही चाहिए। 30 क्वेश्चन, आप इधर 60 क्वेश्चन कर लीजिए अपने सब्जेक्ट का और इधर 30 क्वेश्चन कर लीजिए, आपका आराम से नेट क्लियर होगा। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके 90 to 95 क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए 150 में। क्योंकि आपका अगर 180 नंबर के आसपास भी आता है तो आपका 60% होता है, तो 60% में नेट क्लियर हो जाएगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट वाले। हाँ, 1-2 सब्जेक्ट ऐसा है जो इजी सब्जेक्ट है, उसमें कटअप थोड़ा ज्यादा जाता है। डीआई नहीं बन पाया विपिन सोनी भाई, मैंने बताया आपको कि जैसे डीआई अगर नहीं बन पा रहा है तो आप जो है डियर सर जो यूट्यूब का चैनल है वहां से आप डीआई का क्वेश्चन बना सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपका डीआई का अगर क्वेश्चन देखना है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। केवीएस मदान सर की बुक के पीछे साइड जो है बहुत सारे डीआई के क्वेश्चन बने हुए हैं, उनका सॉल्यूशन भी बना हुआ है कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है वो क्वेश्चन, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। हाँ, 160 नंबर्स, देखो भाई रीजन ये होता है कि 160 नंबर लाने के बाद भी नेट इसलिए नहीं होता है क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट में 180 जाता ही है कट ऑफ। 180 आप समझ रहे हैं, 90 क्वेश्चन। हाउ टू क्रैक सीसैट इन यूपीएससी प्री, भाई आपसे ज्यादा कौन जानेगा, ये हमारे दीपक आर्यन सर है जो दिल्ली में थे मेरे साथ, आज ये एक सिविल सर्वेंट है। सर आपसे ज्यादा तो हम जानते ही नहीं है सर कि क्रैक कैसे करना है सीसैट को।
आप हमको बताइए सर, यूपीएससी सीएससी का 2 अटेम्प्ट हो गया सर, क्लियर नहीं हो पा रहा है, सीजीपीएससी मेंस दे के बैठ रहे हैं बार बार। विपिन सोनी किया था 182। भाई करने से कुछ नहीं होता है, आपका सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आपका 60% जाएगा, उससे ज्यादा जाएगा ही नहीं। 180 190 नंबर अगर आपका आ रहा है, अरे दीपक भाई आपके ऊपर ही है यार, आप सिविल सर्वेंट बन गए, हम प्रोफेसर बन के ही रह गए, अभी वहां तक पहुंचने के लिए टाइम है हमको। आ रहे हैं सर आपके, धीरे धीरे हम भी वहां तक पहुंच रहे हैं। आप ग्रेड 1 में है सर, अभी हम ग्रेड 2 में हैं। तो विपिन सोनी भाई, आपको एक चीज है कि आप जो है जो भी सब्जेक्ट के हैं, आपको अपना पहला पेपर स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर आपका पहला पेपर स्ट्रांग है और क्लियर फिर भी नहीं हो रहा है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अपना सेकंड पेपर स्ट्रांग करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों पेपर्स में अगर एक पेपर बिगड़ रहा है तो आपका नेट क्लियर नहीं होगा। जैसे मैं आप लोगों को बताया कि 12.5 लाख बच्चे जो है अपियर होते हैं यूजीसी नेट में, जो पिछले 3 साल से पैटर्न चला आ रहा है। क्योंकि इतने बच्चे हमको इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि रीजन ये है कि 2 जो पेपर होता है, मतलब साल में जब 2 पेपर होना होता है तो उसको मर्ज करके सिर्फ एक पेपर लिया जा रहा है। अगर ये अलग अलग टाइम पे पेपर होता है, जैसे जून में होता, दिसंबर में होता, तो ये कटअप जो है थोड़ा कम जाता है। लेकिन अभी क्या हो गया, बच्चे एक साथ हो जाते हैं करके कटअप बहुत ज्यादा हो जाता है। बच्चों को बताया अपने जीआरएफ नेट के बारे में। हाँ भाई, मैं वही बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्रैक करना है, क्योंकि मेरे कॉलेज के बच्चे जो है बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं सर, कि हमको समझ नहीं आता कि बीए के बाद करना क्या है, एमए के बाद करना क्या है। तो इस तरीके का है। सोशियोलॉजी में तो इस बार का आप जनरल वाले हैं, तो जनरल वाले के हिसाब से जो है इस समय गया है 64% गया है। अब 64% के हिसाब से इंटू 3 कर लीजिए कितना आ रहा है, मतलब 190-95 नंबर तक मान के चलिए आप, 195 मान के चलिए। तो ये हो गए हमारे पेपर फर्स्ट के बारे में। अगर आप पेपर 2 में हिस्ट्री वाले हैं तो मैं उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे मेरे साथ जो पीएचडी कर रहे हैं वैष्णवी, है ना, वैष्णवी मैम, तो वहाँ पर जो है मैं आपके बता रहा हूँ सेकंड पेपर के बारे में। तो ये हो गई बात आपको आपके पहले पेपर के बारे में। जब हम सेकंड पेपर देखते हैं, जैसे मेरे कुछ बच्चे ऐड हैं जो हिस्ट्री वाले हैं, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि जब आप सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो अपने पेपर 2 को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कि 3 ही पार्ट होता है। हाँ, आप तो हमको 3 ही पार्ट पढ़ाते हो, तो ये चौथा पार्ट कहाँ से आ गया? तो मैं क्लास में बताते रहता हूँ कि 4 पार्ट इसलिए होता है क्योंकि एक आपका एंशियंट हो गया प्राचीन भारत, एक आपका मध्यकालीन भारत हो गया, एक आपका हो गया क्या बोलते हैं आधुनिक भारत या मॉडर्न हिस्ट्री, एक हो गया आपका हिस्ट्रियोग्राफी, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे इस समय का अगर देखा जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन का वेटेज रहा है हिस्ट्रियोग्राफी में, तो वो बहुत ज्यादा जो है वेटेज हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर पहले शिफ्ट में क्वेश्चन जो है वो इजी आया था, सेकंड जो शिफ्ट हुआ उसमें क्वेश्चन हार्ड आया था। अब जो भी बच्चा फर्स्ट और सेकंड में अपियर होता है वो जरूर बताता है कि सर कि इस तरीके से क्वेश्चन थे, थोड़ा लेंदी था, समझ नहीं आया। तो इसी चीज के लिए तो हमको प्रैक्टिस करनी है ना। अगर पेपर लेंदी भी है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा भी है, कुछ ज्यादा ऑप्शंस भी है, तो हमको वो क्लियर करना है। ठीक है, तो चीजें वहां पर ये हो जाती है कि पेपर लेंदी होने से कुछ नहीं होता है, आपका कॉन्सेप्ट कितना लगता है कंप्यूटर के सामने बैठ के या लैपटॉप के सामने बैठ के, वो मैटर करता है। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ लिए रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस सेशन नहीं लगाते। तो वहां पर दिक्कत ये होती है कि जब आप प्रैक्टिस सेशन नहीं लगाते हो और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखते हैं, तो आप दोनों को जो है क्या नहीं कर पाते, मर्ज नहीं कर पाते कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। फिर वहां पर आप जाके हड़बड़ा जाते हो। चाहे सेकंड पेपर वाले कोई भी हो, हिस्ट्री वाले हो, सोशियोलॉजी वाले हो या अदर सब्जेक्ट वाले हो। ठीक है, तो मैं अब जो है सेकंड पेपर के बारे में बताना चाहता हूँ। इस बार जो मेरे क्वेश्चंस रहे हैं सेकंड पेपर के वो रहे हैं 62। पहले पेपर में रहे हैं आपके 38 और सेकंड पेपर में रहे हैं 62। उस हिसाब से आप बता सकते हैं। और मेरा जो परसेंटाइल रहा है वो 99.27 रहा है, सॉरी 99.07 रहा है। और हमारे जो कैटेगरी है उसमें लगभग 54 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मेरा रैंक जो है 28 है। तो
उस हिसाब से देखा जाए तो अब हिस्ट्री वाले अब कुछ सोचेंगे कि सर आपका तो ऐसा ऐसा है, कैसे क्लियर हो गया। तो बात इतना है क्योंकि हमारे हिस्ट्री में लगभग 90,000 लोग अपीयर हुए थे, जिसका सिर्फ 4% लोगों को नेट दिया गया और 0.7% लोगों को सिर्फ JRF दिया गया है। ठीक है, तो अब कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा होती है, सर अदर सब्जेक्ट में तो बहुत ज्यादा लोगों को JRF दिया जाता है, तो आपके सब्जेक्ट में कैसे 54 लोगों को दिया जाता है। वो डिपेंड करता है आपके कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे है जैसे हिंदी लिटरेचर हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, यहाँ पर बच्चे क्या रहते हैं, लाखों की संख्या में रहते हैं। लाखों की संख्या में कैसे, मतलब किसी में 1,20,000 होंगे, किसी में 1,10,000 होंगे, किसी में अपीयर होने वाले 90,000 होंगे। तो उस हिसाब से जो है क्या होता है, रिजल्ट आपका वेरी करता है। जैसे हम सेकंड पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेकंड पेपर से रिलेटेड एक चीज है कि जो आपका क्या बोलते हैं एंशिएंट इंडिया है। तो एंशिएंट इंडिया पढ़ने के लिए आप पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक ले लीजिए। अब पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बुक ऐसा है, जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने 3-4 राइटर्स की बुक पढ़ी है, ये बुक ऐसा है जो आपको डीपली चीजों को समझाता है। अगर आप पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक अगर कंटिन्यू 5 दिन पढ़े और 6वें दिन किसी अदर को पढ़े, तो 7वें दिन आप पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक में जो लिखा होगा उसको भूल जाएंगे, इसकी गारंटी है। रीजन ये है क्योंकि पप्पू सिंह प्रजापत सर जो है बहुत डीपली जो है चीजों को उन्होंने मेंशन किया है, और लोगों को आदत नहीं होती है डीपली चीजों की। ठीक है, तो आपको डीपली चीज अगर चाहिए या डीपली क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, डीपली क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं, तो आप पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक ले लीजिए। और जब आप पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक पढ़िए, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि आप पप्पू सिंह सर की बुक पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आप जो है पुराने ईयर के क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, उनको भी अपने साथ में रखिए। उनको साथ में रखने के बाद ये होता है कि आपको ये समझ आएगा कि हाँ, पप्पू सर ने कितना डीपली जो है चीजों को बताया, और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूजीसी नेट में। समझ में आ रहे हैं आपको लोगों? आप लोगों को एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि अगर आप पप्पू सिंह, कुछ लोग क्या होते हैं पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक को ही देकर डर जाएंगे कि अरे सर इतना ज्यादा कौन पढ़ेगा, हमको थोड़ा जो है रॉकेट लॉन्च करना है, या हमको थोड़ा जो है कहीं पर से जाके पुरातात्विक खुदाई वगैरह करनी है, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे करना है, जो इतना मोटा मोटा बुक को पढ़ेंगे हम। तो ऐसी बात है कि अगर आपको सच में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप जो है इसको क्या करेंगे, पूरी तरीके से जो है आपको ये चीजें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कि चाहे कुछ भी हो, मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है। अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को ही अपना लास्ट अटेम्प्ट लेके चलिए और उस तरीके से पढ़ाई करिए। इसका रीजन ये नहीं है कि आपको सिर्फ नेट का जो है एग्जाम पास करना है, कि आगे चल के आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम आएगा, जैसे मुझे आया था। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अपनी जब तैयारी कर रहे हैं, तो अपना शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए। वो शॉर्ट नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ आपके नेट के एग्जाम के लिए जो है नेट के एग्जाम के लिए ही जो है इंपॉर्टेंट नहीं होगा। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे, तो वहां पर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक बात ये ध्यान में रखना। तो मैंने आपको बताया कि जब फर्स्ट पेपर है ना, उसकी तैयारी केवीएस मदान सर की बुक, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ यूट्यूब चैनल से जहां से आपको सही लगे आप वहां से कंटेंट ले सकते हैं। उसी प्रकार से जब हम एंशिएंट इंडिया देखते हैं, तो एंशिएंट इंडिया से जो है हमको एंशिएंट इंडिया के लिए हम देखते हैं पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। दूसरा आता है मध्यकालीन भारत। तो मैं आपको बोलूंगा कि मध्यकालीन भारत का जब आप शॉर्ट नोट्स बनाए, तो 2 पन्ना अलग कर ले, है ना। 2 पन्ना इसलिए अलग करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि जितने भी राइटर्स होंगे वहां, बुक्स के राइटर्स, उनको जो है आप 2 पन्ने में अलग से लिखिए। एक तरफ आपका जो है थ्योरेटिकल चीजों का जो है या फैक्ट वाली चीजों का आप नोट्स बनाएंगे, लेकिन दूसरे तरफ जो है आपको सिर्फ बुक्स का, सिर्फ बुक्स के राइटर कौन है, बुक्स के राइटर कौन है, इस तरीके से जो है 2 पन्ने का पूरा बना लीजिए। किसी का 2 पन्ने में जाएगा, किसी 3 पन्ने में जाएगा। रीजन ये है क्योंकि मध्यकालीन भारत से जो है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है बुक्स के जो है मैथ्स से आते हैं। मतलब वो 4-5 इधर राइटर्स का नाम दे देगा और 4-5 इधर बुक्स का नाम दे देगा और बोलेगा कि मिला लो भाई अगर पता है तो इस तरीके से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज आपकी बुक्स से है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग गलत कर लेते हैं ये क्वेश्चंस। अब कुछ लोग क्या करते हैं, और यहाँ पर ये फ्री का नंबर है ना, रीजन ये है कि फ्री का नंबर, क्योंकि अगर किसी को 2 से 3 राइटर्स के बुक्स के बारे में पता है, तो वो आराम से जो है वो पूरे क्वेश्चंस को बना के आएगा। तो आप यहाँ पर इस तरीके से काम करिए। पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक आती है तराइन से पानीपत, न्यू एडिशन आया हुआ है, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं आपके मध्यकालीन भारत के लिए। साथ ही साथ जब मुगलकालीन भारत के नाम से भी पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक आती है। मैंने कहां से पढ़ाई करी है, तो मैंने पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक और दृष्टि की क्विक बुक से तैयारी करी है।
पप्पू सिंह प्रजापत सर की जो है 2 बुक्स आती है, जिसमें तराइन से पानीपत और मुगल कालीन भारत, प्लस उसमें मैंने दृष्टि के क्विक बुक को इंक्लूड किया। अब दृष्टि का क्विक बुक कहाँ से ले, तो आप सर्च करेंगे तो फ्लिपकार्ट अमेजोन में आपको दृष्टि का क्विक बुक दिखा देगा। यूजीसी नेट वाला नहीं ना, ध्यान रखना इस बात को। यूजीसी नेट वाला ने, मैं बुक नहीं बोल रहा हूँ दृष्टि का, दृष्टि आईएएस का, मैं बुक बोल रहा हूँ क्विक बुक, जो आपको दिख जाएगा। अगर नहीं दिखेगा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में पूछ लेना। तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे आपको एंशिएंट इंडिया में बोला मैंने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, है ना। यूट्यूब में बहुत सारे जो हमारे टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी बताते हैं, तो उसके बारे में देख लीजिए और क्लियर कर लीजिए वहां पर कि किस तरीके से चीजें हो रही है। उसके बाद आता है मॉडर्न इंडिया। ध्यान रखना कुछ कुछ शिफ्ट में ऐसा होता है, जैसे इस बार के पहले शिफ्ट में एंशिएंट इंडिया से ही तकरीबन 50 क्वेश्चन पूछे गए, और वहीं सेकंड 2 में देखिए, हमने शिफ्ट 2 में देखा तो शिफ्ट 2 में मध्यकालीन भारत से 50 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप मध्यकालीन भारत को छोड़ देते हैं और 2 एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया को करके चले जाते हैं तो पास हो जाएंगे, नहीं। यहाँ पर आप दूसरे एग्जाम में भले आप ये कर सकते हैं, है ना, आप भले ये चीज कर सकते हैं दूसरे एग्जाम में, लेकिन यूजीसी नेट निकालना है तो आपको प्रॉपर वे में ही तैयारी करनी पड़ेगी। आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, एक बात ध्यान रखना। अगर आप टॉपिक छोड़ के जाएंगे या पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत छोड़ के जाएंगे तो ध्यान रखना 30 से 40 क्वेश्चन तो ऐसे ही नहीं बनने वाले। सर जो आप मेरे को दिए हो वही ना विवेक वेद, हाँ वही क्विक बुक, वहां से तुम तैयारी करो, और कुछ होगा तो आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर देना। तो इस तरीके से चीजें होती है। ये आपका हो गया मध्यकालीन भारत। हाँ, और तीसरा आता है आपका आधुनिक भारत। आधुनिक भारत की मैंने पूरी तैयारी, स्पेक्ट्रम, आपने सुना होगा स्पेक्ट्रम, यूपीएससी वाले और सीजीपीएससी वाले लोग जो है इसको क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं आधुनिक भारत के लिए। स्पेक्ट्रम और दृष्टि का क्विक बुक, प्लस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और जो यूट्यूब में लेक्चर्स होते हैं, मतलब टीचर्स पढ़ाते हैं, उनके द्वारा एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करवाते रहते हैं। तो घूमते फिरते आप अगर बस में बैठे हैं तो सॉल्व कर लो, कहीं जा रहे हैं तो सॉल्व कर लो, स्कूटी में है तो ईयरफोन डालो कान में और सुनते सुनते चले जाओ, क्योंकि बहुत सारे आपको वैरायटी दिखेंगी क्वेश्चंस की, किस तरीके से यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो इस तरीके से हम तैयारी करेंगे। लास्ट आता है आपका हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी की तैयारी मैंने जो है पूरी तरीके से यूट्यूब से की है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जितने भी कथन वगैरह है उसकी तैयारी आप 2 से 3 जो यूट्यूब में पढ़ाने वाले सर हैं उनका जो फ्री क्लासेस जो है जो यूट्यूब में अपलोड होता है वहां से देख लीजिए, अपना प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, और प्रॉपर नोट्स बनाए तो उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हम नोट्स बना लिए, एक बार पढ़ लिए, अब चलो एग्जाम में कूद जाते हैं, नहीं होने वाला क्लियर, इसकी गारंटी है। अब जब तक चीजों को अपने माइंड के साथ नहीं खेलेंगे, जैसे अगर आपके पास पूरा 10-12 पन्ने का शॉर्ट